नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जर्नी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि 11 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, इसमें सिर्फ जीके जीएस को कवर करूँगा, मैथ रीजनिंग्स को छोड़कर। तो चलिए, समय कम है, इसीलिए देखना ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरे निर्मित है किससे? तो ये हो जाएगा सेलखरी से। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा पहली, यानी कि इसीलिए इसको 483 ईसा पूर्व जो है पहली बौद्ध संगति का कार्यकाल माना जाता है, ईसा पूर्व। उसके बाद आगे है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय क्या था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। इसमें शूद्रक कृत है मृक्षकटिकम नामक रचना की कालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री इसमें मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस सिंध के हिंदू का क्या नाम था जो अरब के थे? तो आंसर हो जाएगा इसका दाहिर था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित कर सिंध और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इटली का निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था? इटली का निकोलो कोंटी यात्री था, किस राजा के शासनकाल में आया था विजयनगर? तो यह आंसर हो जाएगा देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी वासी अब्दुल रज्जाक आया था। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं पायस से आया था। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। उसके बाद बढ़ते आगे। अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार सजाना है। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मालवा विजय हुआ, उसके बाद गुजरात विजय, उसके बाद हुआ ये हल्दी घाटी का युद्ध, फिर जो है कश्मीर विजय, उसके बाद सिंध विजय और लास्ट में असीरगढ़ का विजय हुआ था। ये मालवा का विजय जो है शासक बाज बहादुर था, ये 1561 में हुआ था। मुगल सेनापति आदम खां था और पीर मोहम्मद था। उसके बाद गुजरात विजय जो है मुजफ्फर खां थर्ड के शासनकाल था, जो कि 1571 और 72 में इसको जो है अकबर जो है इसको आक्रमण कर दिया। इसका जो है मुगल सेनापति खान आजम अकबर स्वयं इसमें शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो ये आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा। प्रथम मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1766 से 69। प्रथम मैसूर युद्ध का अंत मद्रास के संधि के तहत हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ किया था। वहीं द्वितीय मैसूर युद्ध का समय माना जाता है 1780 से 84, जो कि मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि 1790 से 92 में हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को समझा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने धारा 17 के तहत 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ, परंतु 1830 में कानून मद्रास और बम्बई के प्रदेशों में भी लागू कर दिया गया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू के कार्यकाल नहीं हुआ था। इसमें बात करेंगे कि कलकत्ता अधिवेशन 1928 के, तो ये हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था, और इसमें जो है 28 और 19 ये सरोजनी नायडू जो है 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी। सही है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर हो जाएगा इसका एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद है श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रकार सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने किया था। इस प्रकार पहले अंग्रेज था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया 1888 में। उसके बाद अड़ते आगे, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद कितने माह के अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे, तो यह आंसर हो जाएगा 1 माह। इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाएगा। वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाएगा, और राष्ट्रीय आपात की स्थिति अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाएगा। बात करेंगे वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। उसके बाद बढ़ते आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, उसको चयन करें, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी उप निरीक्षक पुलिस कार्यपालिका का अंग है। बाकी सब जो है विधायिका का अंग है, विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य, ये न्यायपालिका का अंग है, और ये है कार्यपालिका का अंग। कार्यपालिका का अंग जो है उप निरीक्षक पुलिस है, दिए गए विकल्प में। संविधान के अनुसार 50 में यानी 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। सभी के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, तो किस रूप में वर्णित करेगा, तो यह आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत का संविधान राज्यों का संघ है। ये भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। उसके बाद है राज्यसभा एक अस्थायी यानी परमानेंट सदन होने के कारण क्या है, क्यों कहते हैं इसको कि अस्थायी सदस्य होता है, तो यह आंसर हो जाएगा ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवा नियमित होते हैं। राज्यसभा की बात अगर करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए मनोनीत होते हैं। यानी भारतीय परिषद एक्ट 1919 को सर्वप्रथम काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 80 में। उसके बाद बढ़ते आगे, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका एक, कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक राज्यों के लिए तत्व की चर्चा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसकी संख्या अब 10 थी, जो वर्तमान में 11 हो गया है। भारत में मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अनुच्छेद 25 के अधीन भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो यह आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और इस कारण से इसे ब्लैक कॉटन सोइल्स भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर ही आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी किस प्रकार है? काल बैसाखी जो है ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, चक्रवाती तूफान है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म कहा जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा मैंगो सोवर कहते हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल के खारी घाट पहाड़ से हुआ है। कृष्णा नदी के समुद्र तल से 1337 मीटर ऊंचाई है, गहराई है और कुल लंबाई कृष्णा नदी की बात करेंगे तो 1401 किलोमीटर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है, अविभाजित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चल रहा है? तो आंसर हो जाएगा सी, काली और कछारी यानी जलोढ़ मिट्टियाँ में। यानी काली मिट्टी और कछारी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। वहीं जलोढ़ मिट्टी भारत के नदी घाटी मैदानी भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा इसका पेरम्बूर, चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। चितरंजन में रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। वहीं बात करेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की, तो पेरम्बूर में 1925 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। कपूरथला में भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना एक हुई है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। यानी किस मिश्रण का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए समुद्र में गोता लगाने वाले लोग? तो यह आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन और तथा हीलियम को मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा फेफड़ा। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने से उनके शरीर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा है। संगलन यानी फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका गालक यानी फ्लूक्स। संगलन फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने में फ्लूक्स के पदार्थ को मिलाया जाता है धातु में। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह ईंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता हो कौन सा होता है? तो यह हो जाएगा साधारण लवण। साधारण लवण होता है NaCl, जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। यह जल में घुलकर Na+ एवं Cl- आयन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन और डिल्यूट सॉल्यूशन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाए इसका डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। बात करेंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि से नाइट्रिक अम्ल 95% को इसे तनु विलयन डिल्यूट सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है। मेढक में दांत होते हैं, कौन से दांत होते हैं मेढक में?
तो ये हो जाएगा हेमोडोंट। हेमोडोंट दांत होता है। हेमोडोंट दांत उसे कहते हैं ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं। इसे अगला क्वेश्चन है परागन का अर्थ क्या है। तो परागन का अर्थ हो जाएगा परागधानी। ये से परागन का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर जाना, ये परागन का अर्थ होता है। उपचायी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम उपस्थित होता है किस में। तो आंसर हो जाएगा इसका विषाणुओं में। अगला क्वेश्चन है रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है किस रूप में। तो ये आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। अगला क्वेश्चन है सूरज की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है, कौन सी उत्पादित करती है। तो आंसर हो जाएगा ओजोन यानी O3। अगला क्वेश्चन है बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार यानी स्लिपरी हो जाती है, किस कारण से होता है ऐसा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नील हरित शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन है एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है किस भाग की। तो यह आंसर हो जाएगा इसका आँखों की यानी डी। आँख को प्रभावित करता है ग्लूकोमा व ट्रोकोमा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी लेंस है। आँख के लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका शकरकंद का। शकरकंद संग्राहक अंग तना नहीं है क्योंकि यह जड़ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी कर दी जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी यानी पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी अवतल दर्पण लगा होता है इसमें। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्चलाइट में, मोटर के हेडलाइट में, हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के कान, नाक, गला और दांत आदि के जांच के लिए किया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है ऑटो वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो है किस तरह कार्य करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस भी पास्कल के नियम पर आधारित है, ये भी समझ लेंगे। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। तो ये द्रव्यमान हो जाएगा यानी संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सब जो है सदिश राशि है। बात करेंगे वहीं अदिश राशि की जिसमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स जैसे दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ताप कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि, ये सब है सब के सब अदिश राशि। उसके बाद बात करेंगे वैज्ञानिकों का, उनके आविष्कारों से मिलान करिए। वैज्ञानिकों का उसके आविष्कार से मिलान करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हैं जी मार्कोनी। तो ये हो जाएगा रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। उसके बाद J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये जो है ग्रामोफोन का आविष्कार किया। और थॉमस अल्वा एडिसन ये हो जाएगा आपको टेलीविज़न का आविष्कार किया था। देखते हैं मिस्टेक्स एक बार जो है जी मार्कोनी। सबसे पहले जी मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया।
जेएल बेयर्ड है टेलीविजन का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है टेलीफोन का आविष्कार किया, और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। और देखते हैं अगला तो क्वेश्चन की तरफ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 15 मार्च को। ये कथन और कारण वाला कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक, आईएनएस प्रहार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइलों पोतों में से एक है। और कारण है इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड में किया गया था। तो देखते हैं इसका आंसर बी है, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की आर व्याख्या नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। वही 60 की क्वेश्चन नंबर 60 में है, ये कहाँ है, यानी रावत भाठा 5 जो है कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में, और रावत भाठा 4 भी राजस्थान में, कैगा 4 है कर्नाटक में, और कुडान कुल्लम है तमिलनाडु में। वहीं अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे तो ये कुछ यंत्र है, मेडिकली यंत्र, जो कि किस शरीर के पार्ट्स में काम आता है? तो ईईजी से जांच किया जाता है किसको? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ईईजी जो है मस्तिष्क को जांच करने के लिए पता लगा जांचते हैं। उसके बाद है ईसीजी। ईसीजी हो जाएगा आपको हृदय की जांच करते हैं। ईओजी ये हो जाएगा आँख को, और ईएमजी हो जाता है मांसपेशियों में। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? यानी कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न भी मिला है किस भारतीय वैज्ञानिक को? तो ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। बढ़ते आगे, संकेताक्षो TRAI ट्राई की से क्या अभिप्राय है, यानी कि ट्राई का फुल फॉर्म्स क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कथन दिया हुआ है, देखते हैं इसमें। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है, और 2 में दिया हुआ है गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है। यानी कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए विटामिन ए ये गलत है, और गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है, ये सही आंसर है। पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसका लेखक कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये आंसर हो जाएगा भी, शरीर के उष्मा का क्षय करती है। वहीं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्न में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आगरा का किला। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि कटिहार अग्रणी है। 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है 61.8% है। वहीं बात करेंगे और सिर्फ पुरुष की तो 71.2 और सिर्फ महिला की तो 51.8 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, गया में। ये चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। बात करेंगे रेलवे की तो रेलवे में 17 मंडल में बांटा गया है। पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना जो है 9 अक्टूबर, इसका 9 अक्टूबर
2002 को हुआ था हाजीपुर को। इसमें अगर बात करेंगे जोन की तो दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर क्षेत्र आता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये आंसर हो जाएगा मुरली भरहवा के। मुरली भरहवा जो कि चंपारण जिला में पड़ता है, एक प्रसिद्ध किसान थे। इन्होंने ही गांधी जी को 1917 में चंपारण लाया और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका सिलिकॉन की। आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बोला जाता है। इसका विकास जो है जेएस किल्बी ने किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस हो जाएगा 15 मार्च को। वहीं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती में सामाजिक अधिकारिता दिवस मनाया जाता है। संकेताक्षर IGNOU से क्या अभिप्राय है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू। बात करेंगे इग्नू की तो इग्नू का स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इग्नू शिक्षा संस्था ऐसे संस्थान है कि व्यक्ति के लिए है जो पढ़ना चाहता है लेकिन समय अभाव के कारण पढ़ नहीं पाता। ऐसे छात्रों के लिए यह भारत सरकार का एक बेहतर प्रयास है। इसका लाखों छात्रों ने लाभ उठाया। बिहार सरकार ने इग्नू की तरह ही नालंदा खुला विश्वविद्यालय NOU की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है संकेताक्षरों TRP से क्या अभिप्राय है? TRP क्या मतलब इसको TRP के क्या क्या मतलब होता है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। आजकल देखते होंगे TRP के लिए न्यूज एंकर्स ने क्या क्या कदम जो है उठा लेते हैं। इसका होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन है मिलान करना है यानी कि उपनाम है, प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम है। तो देखते हैं क्या होगा इसका। सबसे पहले है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहा जाता था इनको। दादा भाई नेरोजी, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, और महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता था। इसमें दोस्तों एक चीज़ देखना है, ये देश और ये खेल जो है ये मिसचेक्स किया हुआ है, ऐसा नहीं होगा। ये प्रमुख व्यक्ति का नाम उपनाम उपाधि है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो ये आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारतीय महिला, ऐसे सिर्फ अगर क्वेश्चन है कि पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन भारतीय महिला है तो सरोजनी नायडू है, जो कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। वहीं एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? यानी 3 इसमें किया गया था और एक ऐसा ऑप्शन है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपको बोकारो, यानी कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, यानी कि बोकारो इस्पात रूस के सहयोग से 1968-72 में बना था। बोकारो इस्पात कारखाना भारत सरकार के सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर इस्पात ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया था। भारत में लौह इस्पात का प्रथम कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में हुआ है। और प्रथम सफल इस्पात कारखाना टाटा द्वारा शुरू किया गया जोधपुर में, जो 1907 में स्थापित है।
जोधपुर, टाटा, जमशेदपुर में। इसी के साथ ये आज का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त होता है। इसीलिए आप लोग के लिए अब अगला सेट आएगा सेकेंड कल। तब तक के लिए धन्यवाद।